इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक नंबर का लंगड़ा है, पैरों से नहीं अकल से, क्योंकि इसे लगता है जिन लोगों को 30 साल तक वो सब गंदी चीजें समझ रहे हो नहीं मिलती तो वो जादूगर बन जाते हैं। और आज इसका 30वां बर्थडे है। जैसे ही 12 बजते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक करने की कोशिश करता है, पर देर से ही सही इस अकल की लोमड़ी को समझ आ जाता है 30 साल तक वर्जिन रहने से जादू नहीं सिर्फ दुख ही मिलता है। अब ये बंदा टेंशन में आ जाता है, ना इसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंदी है, और ये 30 साल का हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा। फिर क्या, ओवरथिंक करते करते मर जाता है और एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। और प्लॉट ट्विस्ट ये है, इस दुनिया में भी जादू नहीं है। तो इस दुनिया में मेन कैरेक्टर का नाम शियोन है और इसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है मारी। मारी अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे प्यार से एक चुम्मी देती है। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। मारी को शुरू से ही तलवारबाजी में बहुत इंटरेस्ट है, पर शियोन ऐसा नहीं है, उसे तो बस किसी भी तरह से जादू मिल जाए। ये वाला नहीं यार, मैजिक। पर इस दुनिया में तो जादू है ही नहीं। बेचारा जादू के चक्कर में मर गया, फिर भी इसे जादू नहीं मिला। अब एक दिन रात में ब्रेकफास्ट करते वक्त शियोन अपने बाऊजी से पूछता है, क्या इस दुनिया में परी कथा के पात्र पाए जाते हैं, मतलब मॉन्स्टर्स, परियां, जादू। बेटा बाहर की दुनिया में तुम्हें मॉन्स्टर्स और परियां भी मिलेंगी, पर जादू, ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। जी हाँ, इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी की किस्मत कितनी गंदी हो सकती है भाई। अब 3 साल और बीत जाते हैं। मारी भाई पूरे टाइम बस ट्रेनिंग ही करती है, क्योंकि उसे अपने लल्लू से भाई को बचाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो खुद से तो कुछ घंटा कर नहीं सकता। मारी दिन रात बहुत मेहनत करती है, वो सुबह से शाम तक बस ट्रेनिंग ही करती है। मारी झील के किनारे ट्रेनिंग कर रही थी और ट्रेनिंग करते करते उसे शाम हो जाती है। तभी उसे झील के अंदर से कुछ चमकती हुई चीजें बाहर निकलती हुई दिखती हैं। अगले दिन वो अपने भाई को भी लेकर आती है ताकि वो भी इसे ये दिखा सके। और जैसे ही सूर्यास्त होता है, जल के अंदर से कुछ प्रकाश गेंदें बाहर निकलती है और वायु में उड़कर आकाश की तरफ जाने लगती हैं। शियोन ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये किसी जादू की तरह ही है और ये लाइट बॉल्स हर किसी को नहीं दिखती। अब अगले दिन साइंटिस्ट शियोन एक्सपेरिमेंट के लिए झील किनारे पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपने साथ 3 टब लाए हैं ताकि वो ये जान सके कि आखिर ये प्रकाश गेंदें अर्थात लाइट बॉल्स आ कहां से रही हैं। और ये जानने के लिए शियोन 3 टब्स में झील का पानी भरता है। एक में पत्थर डालता है, एक में पेड़ पौधे और एक टब में मछली। तभी यहाँ मारी भाई की बेस्ट सखी रोज भी आ जाती है और हाँ, ये भी लाइट बॉल्स को देख सकती है। अब जैसे ही सनसेट होता है, फिर से वही प्रकाश गेंदें जल से निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती हैं, पर ये लाइट बॉल्स किसी भी टब से नहीं आ रही थी। अब शियोन चेक करने के लिए खुद ही झील के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी ओवर प्रोटेक्टिव बहन भी चले जाती है। शियोन एक लाइट बॉल को छूकर भी देखता है जो कि बहुत गर्म लग रही थी और इसके अलावा शियोन को कुछ पता नहीं चलता। तभी रोज एक फीमेल मछली पकड़ती है और ये लोग इसे मछली के साथ रख देते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, कुछ कुछ निकलता है। छी, वो सब नहीं, प्रकाश गेंदें निकलती हैं गाइस, प्रकाश गेंदें। तो ये प्रकाश गेंदें इनके प्रेम का प्रतीक है। देखो, प्यार तो मारी भाई भी करती है शियोन से और वो भी शियोन के साथ चिपक कर ऐसे चमकने वाले अंडे देना चाहती है और शियोन उसे समझाता है, ओ बहन, ये सब हमारे बीच नहीं हो सकता, हमारा खून का रिश्ता है। पर मारी तो बस शियोन के साथ हमेशा रहना चाहती है और इसलिए वो चाहती है कि उससे शादी कर ले। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये क्या एनीमे बना रहे हैं? 4 साल की बच्ची शादी करना चाहती है। वहाँ तक तो चलो ठीक है, राजस्थान में पर अपने खुद के भाई से शियोन इसे समझाता है ये दोनों बिना शादी के भी हमेशा साथ रह सकते हैं और इसके बाद ये दोनों हक देते हैं एक दूसरे को। और तभी शियोन की बॉडी से एक रोशनी निकलती है, कहीं ये तो अंडे नहीं देगा। असल में जब शियोन ने उस प्रकाश गेंद को छुआ था तो वो शियोन के शरीर में ही चले गई थी और अब शियोन की भावनाएं जागरूक हो रही हैं, इसीलिए ये रोशनी बाहर आ रही है और इसे मैजिकल एनर्जी कहा जाता है। अब जादू का सुराग तो मिल गया और हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन है कि वो जादू इन्वेंट करेगा। अब जादू का सुराग तो मिल गया, पर शियोन अब इस जादू को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके बाद वो मारी भाई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। दीदी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दुनिया वाले करते होंगे अंधा प्यार, मैं तो तुम्हें लंगड़ा प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें
लंगड़ा प्यार करता हूँ। और तभी फिर से मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जब इमोशंस जागते हैं तब मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है, वैसे ही जैसे तुम्हारे दिमाग में ठरक रिलीज होती है। पर मारी भाई को तो गुस्सा आ जाता है जो शियोन अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करे, पर शियोन ने जो भी कहा सच्चे दिल से कहा। और ये सुनकर मारी का गुस्सा तो ऐसे गायब होता है जैसे रील स्क्रॉल करने में हमारा इंटरनेट गायब होता है। अब शियोन मैजिकल एनर्जी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर से उसके शरीर से मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब तो ये एनर्जी सिर्फ प्यार भरे इमोशंस में नहीं, किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस से रिलीज होती है। और अब शियोन खुद को जादूगर समझने लगता है और अब वो अपनी मैजिकल एनर्जी से लाइट बॉल बनाने की कोशिश करता है। वो अपने शरीर की सारी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और इसमें वो सफल भी हो जाता है। अब अगले दिन शियोन अपने परिवार के साथ राजधानी एक्सप्रेस पहुंच जाता है। देखो ये लोग थोड़ा गांव के एरिया में रहते हैं तो शॉपिंग करने इन्हें यहाँ आना पड़ता है। ये लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। जिसके बाद बाबूजी अपने बच्चों को अपने एक पुराने दोस्त ग्रास से मिलवाते हैं जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ, हिंदी में लोहार, जो लोहे से हथियार बनाता है। ये लोग यहाँ मारी भाई के लिए एक तलवार लेने आए हैं। मारी भाई कोई ऐसे ही थोड़ी ना है, असली की तलवार इस्तेमाल करती है। और इस तलवार को देखकर मारी का दिन बन जाता है। मारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब अगले दिन बहुत तेज बारिश होती है और गांव में गॉब्लिन्स के आने की खबर मिलती है। बाबूजी अपने सैनिकों को शिकार पर भेजते हैं और गांव के सभी बूढ़ों और बच्चों को अपने घर में जगह देते हैं। मारी भाई तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो अपनी छोटे भाई शियोन को हर खतरे से बचा लेगी। हालांकि उसको खुद को डर लग रहा है, बेचारी खुद कांप रही है और उसको बचाने की बात कर रही है। बट आई लाइक द कॉन्फिडेंस। अब बाबूजी अपनी सैनिकों के साथ गॉब्लिन्स का शिकार करने जाने लगते हैं, पर शियोन उन्हें रोक लेता है और पूछता है क्या इन गॉब्लिन्स पर इतना दिमाग है कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर तक आ सके। पर ये गॉब्लिन्स मेरे जितना स्मार्ट नहीं है, इन्हें नहीं पता यार कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ना है, तो ये लोग सेकंड फ्लोर में सेफ रहेंगे। अब इन लोगों को छुपे हुए 2 घंटे बीत जाते हैं पर बाबूजी के आने की कोई खबर नहीं मिलती। पर तभी एक गॉब्लिन बाउंड्री कूदकर अंदर आ जाता है और सीधा ही मेन गेट की तरफ बढ़ता है। वो मेन गेट पर लगातार हमले करता है पर गेट नहीं खुलता और वो खिड़की से कूदकर अंदर चला जाता है। ये गॉब्लिन तो बड़ा ही स्मार्ट है। ये सभी शांत रहते हैं ताकि उसे कुछ पता न चले कि यहाँ पर कोई है भी। और इस गॉब्लिन को सीढ़ी चढ़ना भी आता है। वो इनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ महसूस नहीं होता। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है पर तभी एक जोर की बिजली कड़कती है और ये सभी लोग डर जाते हैं, जिसकी आवाज से गॉब्लिन को पता चल जाता है यहाँ पर कोई तो है। जिसके बाद वो लगातार दरवाजे पर हमले करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा टूट जाता है और गॉब्लिन अंदर आ जाता है। मॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। आंटी जी, गॉब्लिन को हिंदी समझ आ जाएगी? तभी आंटी जी गिर जाती हैं और बकासुर हंसने लगता है। भाई ये तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो इसे ऐसे ही समझ रही थी। पर अब मारी भाई सामने आते हैं अपनी नई तलवार लेकर। पर तभी गॉब्लिन आगे बढ़ता है और एक ही चाटे में तलवार अपनी दिशा ही बदल लेती है। जिसके बाद वो मारी भाई पर हमला करता है पर तभी आंटी जी बीच में आ जाती है और अपनी बच्ची को बचा लेती है पर खुद घायल हो जाती है। इससे पहले कि गॉब्लिन एक और हमला कर पाता, शियोन उसका हाथ ही पकड़ लेता है पर ऐसा करने से कुछ नहीं होता। तभी शियोन नोटिस करता है गॉब्लिन के बॉडी से भी मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रही है और अब शियोन अपनी मैजिकल एनर्जी गॉब्लिन के शरीर में डालता है। जब 2 मैजिकल एनर्जी आपस में टकराती है तो वो रिएक्ट करती है और गॉब्लिन का हाथ जल जाता है। जिसके बाद शियोन उसकी मुंडी पर अटैक करता है। मुंडी मतलब हेड और ऐसे ही ये गॉब्लिन मर जाता है। पर आंटी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इस छोटे से गांव में किसी को ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। पर शियोन इतना तो जानता है कि ऐसी चोट को साफ कर कर उस पर टाँके लगाना ही सही होगा। वो एक औरत से मदद मांगता है जिसे कपड़ों पर सिलाई करना आता है और अब वही टाँके लगाएगी। शियोन रोज और मारी की मदद से चोट को साफ करता है और खुद ही अपनी माँ का ऑपरेशन करता है। दूसरी तरफ बाबूजी को जंगल में जाकर पता चलता है यहाँ पर 2 नहीं बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं और उन्हीं में से एक गॉब्लिन घर आ गया था। बाबूजी उन गॉब्लिन्स को मारकर तुरंत ही घर वापस जाते हैं और अपनी धर्मपत्नी को इस हालत में देखकर वो एक वैद्य को बुलाते हैं। पर ऑपरेशन की वजह से उनकी हालत ठीक है, वरना वो तो शायद ही बच पाती। अब बाबूजी पूछते हैं आखिर शियोन इतना सब कैसे जानता है, मतलब ऑपरेशन करना, गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर को मारना। और अब शियोन को ना चाहते हुए भी अपने बाप को सब कुछ बताना पड़ता है कि वो एक जादूगर है और उसने गॉब्लिन को जादू से मारा था और इसके लिए उसे अपने बाबूजी से तुरंत ही डांट पड़ती है। वो ये सब फालतू चीजें
छोड़कर तलवारबाजी जैसी चीजों पे ध्यान दे जिसमें उसका कोई फ्यूचर हो। पर शियोन भी जिद्दी है, उसने कसम खा रखी है कि वो तो जादू करेगा चाहे उसका बाप उसको घर से भी निकाल दे, क्योंकि बेचारा 30 साल तक सिंगल रहा और फिर मर भी गया और जैसे तैसे अभी थोड़ा बहुत जादू मिला है तो उसका बाप मना कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब शियोन का मैजिक में इतना डेडिकेशन देखकर बाबूजी खुद ही शियोन को सपोर्ट करने लगते हैं और अब अगले दिन से शियोन की ट्रेनिंग में मदद भी करते हैं। शियोन फायर मैजिक करने की कोशिश करता है पर आग उसे जला देती है क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का शिवा नहीं है जिसे आग जलाएगी नहीं। बाबूजी तुरंत ही शियोन पर पानी डालते हैं पर शियोन हार नहीं मानता। वो बार बार जलता है और बार बार ट्राई करते जाता है और उसे समझ आता है जब उसकी मैजिकल एनर्जी आग से टकराती है तो वो एक नई आग बन जाती है जिसका रंग नीला होता है। दूसरी तरफ मारी अकेले प्रैक्टिस करती है क्योंकि उस दिन जो हादसा हुआ था उससे मारी को समझ आया कि उसका स्ट्रॉन्ग होना कितना ज्यादा जरूरी है, वरना शायद वो अपनी माँ को खो देती। अब ब्रेक टाइम में शियोन सोचता है काश वो भी उन मछला मछली की तरह प्रकाश गेंदे निकाल पाता। तभी मारी भाई ये करके दिखा देते हैं, है ना मारी भाई कूल। मारी शियोन को समझाती है और उसे भी ये करना सिखाती है, जिसके बाद शियोन एक फायर स्ट्राइकर का यूज करता है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो जब दो पत्थरों से चिंगारी निकलती है तो ये फायर स्ट्राइकर भी वही काम करता है। अब इस फायर स्ट्राइकर की चिंगारी पर शियोन अपने मैजिक को रिलीज करता है और शियोन ने अपना पहला अटैक इन्वेंट कर लिया। अगले दिन डॉक्टर शियोन बिजली की खोज में निकलते हैं पर इस दुनिया में बिजली जैसी कोई चीज भी नहीं है। अब बाबूजी शियोन के साथ ग्रास से मिलने जाते हैं जहाँ शियोन को लाइटनिंग ओर के बारे में पता चलता है, एक ऐसा पत्थर जिसमें बिजली दौड़ती है। पर इस पत्थर को खदान से निकाल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बिजली दौड़ती है यार, करंट लग जाएगा ना। पर पेपर क्रिस्टल का इस्तेमाल करके इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और अब शियोन को लाइटनिंग ओर भी मिल जाता है। शियोन लाइटनिंग ओर की तरफ अपनी मैजिक एनर्जी फेंकता है और ये किसी खतरनाक अटैक की तरह काम करती है। शियोन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी खुशी शेयर करने अपनी दीदी के पास जाता है, पर वो देखता है मारी तो अपने रूम पर है ही नहीं क्योंकि वो झील किनारे अब भी प्रैक्टिस कर रही है। मारी इतनी ज्यादा मेहनत करती है कि उसकी तलवार भी टूट जाती है पर वो नहीं रुकती। तभी वहाँ शियोन पहुँचता है और उसे समझाता है भले कुछ भी हो जाए, मारी स्ट्रॉन्ग हो या ना हो वो हमेशा शियोन की बहन रहेगी और शियोन उसे हमेशा प्यार करेगा। और मारी भी अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसके बाद ये नन्हे मुन्ने राही हक देते हैं एक दूसरे को और इन दोनों के इस प्रेम मिलन से वही प्रकाश गेंदें उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल उन्हीं मछलियों की तरह। कुछ समझे दया? इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कुछ और अब तो मैरी शियोन को छोड़ती ही नहीं है। 24 घंटे बस अपने भाई से ही चिपके रहती है। ये कौन से भाई बहन है? अगर ये लोग असली भाई बहन होते ना तभी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते। तभी शियोन से मिलने ग्रास आता है जिसने पेपर क्रिस्टल का इस्तेमाल करके लाइटनिंग ओर को ट्रांसपोर्ट कर लिया और अब ये उसका बिजनेस करना चाहता है। हालांकि उसने बहुत सारे लोगों को बेच भी दिए हैं पर ये लाइटनिंग ओर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं और इसी का सॉल्यूशन मांगने वो शियोन के पास आया है। दरअसल जब दो लाइटनिंग ओर्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है तब वो रिएक्ट करते हैं और इनकी आवाज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है ना, ऐसा लगता है कान के पास मच्छर भिनभिना रहे हों। अब शियोन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और अपनी मैजिकल एनर्जी से आग जलाता है और अब इस आग में लाइटनिंग ओर को मेल्ट करके ग्रास इसे मेटल बनाता है और शियोन इनका नाम आयरन लाइटनिंग रखता है। ये लोग कई दिनों तक लगातार मेहनत करते हैं और लाइटनिंग ओर से लालटेन बनाते हैं जो कि नॉर्मल लालटेन से कई गुना ज्यादा बेहतर है। साथ ही इन्होंने अपना फायर स्ट्राइकर भी बनाया है जिससे आग जलाना अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है। लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और ग्रास का बिजनेस तो चल पड़ा। अब अगले दिन शियोन प्रैक्टिस करता है तभी वहाँ ग्रास आता है जिसने शियोन के लिए ये ग्लव्स बनाए हैं। इसमें खासकर पेपर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल से शियोन लाइटनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है और क्योंकि इसे पेपर क्रिस्टल से बनाया है तो अब शियोन को झटका भी नहीं लगेगा और अब शियोन बहुत ही आसानी से फायर मैजिक और लाइटनिंग मैजिक कर सकता है। भाई की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और बेचारा इमोशनल भी हो जाता है। उसका 30 साल तक सिंगल रहना आखिरकार सफल हुआ। सॉरी, अब तो ये 5 साल का हो चुका है तो 35 साल। अब रात में शियोन बाबूजी को बात करते हुए सुनता है। शियोन एक बहुत ही खास बच्चा है पर वो हमारा बच्चा नहीं है। शियोन जैसे ही ये सुनता है उसे बुरा नहीं लगता, उसे तो खुशी होती है कि वो मारी से फाइनली शादी कर सकता है। पर नहीं, मारी को ये थोड़ा ना पता है क्योंकि ये तो उसकी स्टेप सिस्टर हो गई और अब इन दोनों के बीच कुछ बहुत कुछ
वो सब हो सकता है। क्या हरामी बच्चा है ना ये, वैसे बच्चा नहीं 35 साल का बुढ़ऊ है। अब अगले दिन शियोन पानी के अंदर जाकर मैजिक करता है ताकि वो पानी से भी जादू बना सके, पर कुछ खास होता नहीं है। जिसके बाद शियोन को एक आइडिया आता है और वो आसमान में अपने मैजिक एनर्जी की एक पतली सी लेयर बिछाता है और वातावरण से पानी कलेक्ट करता है और ये सच में कमाल का होता है। जिसके बाद मैरी और रोज भी ये ट्राई करते हैं और खुद को जादूगर समझने लगते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शियोन अब 8 साल का हो चुका है और रोज और मारी 10 साल की हो चुकी हैं। ये तीनों अपनी मॉम और बाऊजी को बिना बताए कैपिटल पहुंच जाते हैं और अब ये 3 जादूगर एडवेंचरर बनना चाहते हैं और यहाँ ग्रास इनकी मदद करेगा। अब ये चारों गिल्ड में जाते हैं और पता चलता है ग्रास प्लैटिनम रैंक का एडवेंचरर है, जो कि कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। उसे कुछ भी कहो, हैंडसम तो है ये और स्ट्रॉन्ग भी है। तभी यहाँ बाऊजी भी टपक जाते हैं जो कि डायमंड रैंक में है। अब ये चारों बाऊजी से माफी मांगते हैं और बाऊजी इन्हें माफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें इनके एडवेंचर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये पांचों ही एडवेंचर पर जाते हैं। जंगल पहुंचते ही इन्हें भेड़ियों का एक ग्रुप मिलता है जिससे बाऊजी अकेले ही निपट लेते हैं। लेकिन एक सेकेंड, इन भेड़ियों को हथियार चलाना किसने सिखाया? बाऊजी इन सभी को मार देते हैं और शियोन बस देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ और भेड़िया आते हैं जो कि हथियार चलाने के साथ साथ 2 पैरों से चलना भी जानते हैं। वाओ! इस बार बाऊजी शियोन को लड़ने देते हैं और शियोन अपने मैजिक से उन पर बमबारी ही कर देता है। तभी एक भेड़िया तेजी से शियोन की तरफ हमला करता है पर वक्त पर मारी भाई उसे बचा लेते हैं और रोज भी इनकी मदद करती है। तुम लोग इसे कामचोर मत समझना। और ऐसे ही तीनों मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, पर तीनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं और बाऊजी इन्हें थोड़ी देर विश्राम करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तीनों ही पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तभी शियोन को एक रहस्यमय गुफा दिखती है जो कि अवश्य ही किसी गॉब्लिन का ठिकाना है। पर ये तीनों हिम्मत करके उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ इन्हें एक खूबसूरत सी परी मिलती है जो कि एक पिंजरे में कैद है। शियोन बिना वक्त गवाए उसे आजाद कर देता है, पर ये परी इसे कोई सोने की कुल्हाड़ी नहीं देती और चुपचाप उड़ के चले जाती है। अब एडवेंचर खत्म करके ये लोग अपने अपने घर को निकल लेते हैं और बहुत ज्यादा गंदे भी हो चुके थे, जिस वजह से मॉम शियोन और मारी को खुद नहलाती है। और क्योंकि अब शियोन को पता चल चुका है कि ये उसकी असली फैमिली नहीं है तो वो इन दोनों को गंदी नजरों से देखता है। हरामी साले, वो तेरी माँ है जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। भले शरीर छोटा है पर दिमाग तो 38 साल का है, मतलब समझ रहे हो ना। शियोन को तो जन्नत के दर्शन हो जाते हैं। भाई ये क्या एनीमे बना रहे हैं। वक्त बीतता गया और अब ये लोग अकेले ही एडवेंचर्स पर जाते हैं और अब शियोन वायु के जादू को भी इस्तेमाल कर सकता है और ये हमला काफी पावरफुल है। घर जाकर ये दोनों अपने बाऊजी के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं और शियोन हर बार बाऊजी को हरा देता है, पर बेचारी मारी हर बार हार जाती है। पर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे तुम लोग ऐसे ही लल्लू मत समझना। अगले दिन ये दोनों भाई बहन रोज की मदद करने उसके खेतों में जाते हैं। दरअसल इन्हें पौधों से ये मैक्रोनी निकालनी है क्योंकि ये पौधों को खराब करते हैं। रोज और शियोन तो बहुत अच्छे से कर रहे थे और उन्हें मजा भी आ रहा था, पर बेचारे मारी भाई उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। पर फिर भी वो कोशिश करती है। ऐसे ही हंसते हंसाते मस्ती करते शाम हो जाती है और इनका काम भी हो जाता है। रोज और शियोन ने बहुत अच्छा काम किया था, पर मारी अभी थोड़ी नूबड़ी है। अब अचानक से आसमान पूरा काला हो जाता है जैसे कोई कयामत आने वाली हो। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। शियोन और मारी भी रोज के घर जाते हैं, पर मारी रास्ते में ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही बाऊजी और मॉम को खबर मिलती है वो भी तुरंत आ जाते हैं। मारी अपनी आंखें तो खोल रही थी पर उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाती। इसे एक अजीब सी बीमारी लड़खड़ाती, अरे खुद ही सुन लो यार, लेथर्जी सिकनेस। तो इसे ये लड़खड़ाती सिकनेस हो गई है। इसमें लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और वो सिर्फ अपनी आंखें ही खोल सकते हैं पर अपने शरीर के किसी भी अंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कोमा की तरह है और अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब शियोन और बाऊजी मारी को लेकर कैपिटल जाते हैं और तभी शियोन को आसमान में एक लाल रोशनी नजर आती है जो कि बाऊजी को नहीं दिखती क्योंकि उनमें कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है और ना ही उन्हें जादू दिखता है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शियोन इन पर अटैक करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करता है। ये हमला काफी असरदार था पर ये मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्ग है। बाऊजी ड्राइविंग के
के साथ साथ इनसे लड़ भी रहे थे, पर ये मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पर अचानक से ये सभी भाग जाते हैं जैसे कोई बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली चीज आ रही हो। शियोन को भी समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, और ये है मेरी बड़ी बहन जो कि किसी डायन की तरह दिख रही है। इसे देखकर शियोन बुरी तरह से डर जाता है। शियोन अपने बाबूजी को भी बताता है, पर उन्हें तो ये दिखाई ही नहीं देती क्योंकि उनके पास कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है। शियोन इस पर हमला भी करता है, पर उसका हमला मेरी बहन पर बेअसर है क्योंकि वो कोई छोटी मोटी डायन नहीं है, वो अव्वल दर्जे की डायन है। और तभी ये डायन शियोन पर हमला कर देती है। माफ करना गाइस, थोड़ा जुकाम हो रखा है। और तभी मेरी बहन शियोन पर हमला कर देती है। शियोन को याद आता है उसने उस गॉब्लिन को कैसे हराया था, और ठीक उसी तरह से शियोन इसके हाथ पर भी हमला करता है, जिससे मेरी बहन का हाथ जल जाता है और वो आगे की तरफ भागती है ताकि वो बाऊजी पर हमला कर सके। स्मार्ट तो है, पर जैसे ही वो उनके पास पहुंचती है उसका शरीर खुद ब खुद जलने लगता है क्योंकि बाऊजी के पास वही लाइटिंग लैंप है जो कि मैजिकल एनर्जी से जलता है, जिसकी वजह से बाऊजी भी उसे देख पाते हैं। अब शियोन हवा में उड़कर बहन पर वार करता है और मेरी बहन मर जाती है। इसलिए बोलती हूँ रात में बाहर अकेले मत जाया कर। खैर शियोन ने बाऊजी को बचा लिया है, जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ लेथार्जिक सिकनेस के मरीजों की लाइन लगी हुई है। बेचारे लोगों के पास बेड तक नहीं है, बिल्कुल कोविड वाला हाल हो चुका है। वेट करते करते फाइनली मारी की बारी आती है और डॉक्टर उसका चेकअप करके ये कंफर्म करते हैं कि इसे लेथार्जिक सिकनेस ही है, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। और ये सुनकर शियोन अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो पागलों की तरह रोने लगता है, पर रोने से थोड़ी ना कुछ होता है। अब ये लोग कुछ दिनों के लिए राजधानी में ही रुकते हैं क्योंकि बार बार गाँव से अप डाउन तो नहीं कर सकते, तो ग्रास ने इन्हें रहने के लिए अपना वेयर हाउस दिया है। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। शियोन नोटिस करता है मारी के शरीर में एक भी मैजिकल एनर्जी नहीं है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल भागता है। यहाँ वो देखता है लेथार्जिक सिकनेस के किसी भी रोगी में मैजिकल एनर्जी है ही नहीं। पहले शहर में उसे कई ऐसे लोग दिखते थे जिनमें मैजिकल एनर्जी थोड़ी ना थोड़ी होती ही थी, पर अब एक भी इंसान के पास मैजिकल एनर्जी नहीं है, जिसका मतलब जिनके भी पास मैजिकल एनर्जी थी वो सभी लेथार्जिक सिकनेस के मरीज हो गए। पर शियोन क्यों नहीं हुआ? कहीं ये कोई तांत्रिक तो नहीं? जिसके बाद बाऊजी शियोन को शहर के लॉर्ड से मिलवाते हैं। तो ये है ड्यूकवेल। बाऊजी ने इन्हें शियोन के बारे में सब बता दिया है और ये जानकर ड्यूकवेल खुश नहीं, हैरान नहीं, परेशान हो जाते हैं। पता नहीं मछली बन गया भाई ये बंदा। इस जोकर को लॉर्ड किसने बनाया? अब शियोन इसे अपना प्लान बताता है लेथार्जिक सिकनेस को ठीक करने के लिए। देखो, जब किसी इंसान में मैजिकल एनर्जी कम होती है, थोड़े टाइम आराम करने पर वो नॉर्मल हो जाती है, पर लेथार्जिक सिकनेस के मरीजों के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी मैजिकल एनर्जी तो टोटली खत्म हो चुकी है। तो अगर इन्हें मैजिकल एनर्जी सप्लाई की जाए तो शायद वो लोग ठीक हो जाए। पर ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि जब 2 मैजिकल एनर्जीज आपस में टकराती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं और इसी वजह से उन मॉन्स्टर्स का हाथ जला था। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शियोन ये डिसाइड करता है वो ये एक्सपेरिमेंट गॉब्लिन्स पर करेगा, जिससे डायरेक्टली किसी इंसान को नुकसान नहीं होगा। ड्यूकवेल उसे इस चीज की परमिशन दे देते हैं और उसकी टोली में 3 लोगों को और शामिल करते हैं। तो ये है कोल, जो कि एक डॉक्टर है, मतलब बना नहीं है, बनने वाला है, शायद नीट की तैयारी कर रहा है। और ये है रफीना, जो छुटा देगी तुम्हारा पसीना। सॉरी गाइज, ये एक रॉयल नाइट है। और ये है तीसरी बंदी ब्रिजेट। ये तो मुझे बहुत वेली लगी पूरे एनिमे में। तो बेसिकली ये मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन्स पर रिसर्च कर रही है और मुझे लगता है ये डिग्री सबसे ज्यादा फालतू है। जिसके बाद शियोन इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये देखकर तो तीनों के होश उड़ जाते हैं। अब शियोन इन्हें मैजिक और मैजिकल एनर्जी के बारे में बताता है, जिसके बाद ये तीनों रिसर्च के लिए जंगल जाते हैं। कोल नहीं आया क्योंकि उसे हॉस्पिटल में कुछ काम है, शायद झाड़ू पोछा लगा रहा होगा। ये दोनों तो आगे चले जाते हैं, पर कैप्टन रफीना पीछे ही रह जाती है क्योंकि उसका ये भारी आर्मर उसी के पसीने छुटा रहा है। तभी यहाँ एक स्मार्ट गॉब्लिन आ जाता है। स्मार्ट इसलिए कहा क्योंकि इसे तलवार चलाना आता है और भाई के पास लेवल 2 का हेलमेट भी है। ब्रिजेट तो इसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। हालांकि इस बहन को ये भी नहीं पता कि अगर इसने इस पर अटैक कर दिया तो ये खुद को बचाएगी कैसे, पर हाँ फिर भी ये एक्साइटेड है। और तभी कैप्टन रफीना आ जाती है किसी साउथ के हीरो की तरह अपने आर्मर को तोड़ते हुए। वाह यार, ये बिना आर्मर के कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा मैंने शियोन कह रहा है, गंदे लोग। रफीना जाते ही गॉब्लिन पर अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। हालांकि शियोन भी पीछे से किल चोरी करने की पूरी कोशिश करता है, पर आखिर में गॉब्लिन को रफीना ही मारती है और उसे ही किल मिलता है। पर भाई, अगर गॉब्लिन को मार ही दोगे तो रिसर्च कैसे करोगे ये? अब अगले दिन ये लोग गॉब्लिन को सिर्फ बेहोश करते हैं और शियोन उस गॉब्लिन पर अपने मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। ये मॉन्स्टर 50 तक मैजिकल एनर्जी झेल पाता है और उसके बाद इसका हाथ जलने लगता है, अर्थात
हर प्राणी का शरीर अलग अलग होता है और उनकी सहनशीलता भी कुछ 50 तक झेल पाते हैं, कुछ 30 और कुछ 25 में ही टपक जाते हैं। जिसके बाद कोल और शियोन हॉस्पिटल जाते हैं। शियोन एक मरीज पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। शियोन उसकी बॉडी पर अपनी मैजिकल एनर्जी टच कराता है, जिस वजह से उस मरीज की बॉडी में मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। मतलब वो अपने हाथ को हिला पा रहा था। वैसे तो ये अच्छी बात है, पर क्या गारंटी है कि मरीज ठीक ही हो जाएगा। अब शाम को शियोन मारी भाई के पास जाता है और उससे भी थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी देता है, पर मारी के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती। जिसके बाद शियोन रोज से वही मछला मछली मंगवाता है और अब उन पर अपना मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। शियोन धीरे धीरे करके इस पर अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। शियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब रोज आगे आती है शियोन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो अपनी प्यारी सखी मारी भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है। अब शियोन रोज पर एक्सपेरिमेंट करेगा। वो उसे समझा देता है कि अगर उसे कुछ भी अजीब फील हो, जैसे गर्म लगना या दर्द होना, तो वो तुरंत ही बता दे, इससे पहले कि उसका हाथ जलना स्टार्ट हो जाए। अब शियोन अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और रोज की बॉडी में अपनी मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। वो थोड़ा थोड़ा करके मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करते जाता है और एक पॉइंट पर वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, पर रोज को कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब एक नॉर्मल इंसान पर मैजिकल एनर्जी रिएक्ट नहीं करती। अब ऐसे ही वक्त बीतते जाता है और उस डायन वाले हादसे को 3 महीने बीत चुके हैं। इस बीच शियोन ने कई मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किए और इससे लोग अपने हाथ और आंखों को हिला पा रहे हैं। पर अगर ज्यादा मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर की जाए तो लेथार्जिक सिकनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर किसी मरीज को बाहर से मैजिकल एनर्जी मिलती है तो उसकी खुद की मैजिकल एनर्जी कम होने लगती है। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं, पर अब तक लेथार्जिक सिकनेस का कोई इलाज नहीं मिला। एक दिन शियोन अपने दोस्तों को अपनी मॉम से मिलवाता है। नहीं, मॉम को दोस्तों से मिलवाता है। नहीं, दोस्तों को मॉम से मिलवाता है। फिर यहाँ ग्रास भी आ जाता है और ये लोग एक बड़ा सा चिकन डिनर करते हैं। बस कमी थी तो मारी भाई की। मिस यू मारी भाई। डिनर के बाद शियोन मारी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, पर तभी उसे वही लाल रोशनी दिखाई देती है। शियोन मारी के पास एक लाइटनिंग लैंप रखता है और तुरंत ही बाहर निकलता है। इस बार ये रोशनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इस रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया है और मेरी बहन अपने पूरे खानदान के साथ वापस आ रही है। पर हाँ, इसमें मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो यहाँ वीडियो बना रही हूँ। शियोन बाहर निकलता है और उसे 2 सैनिक मिलते हैं जिनके पीछे मेरी बहन खड़ी है, पर इन दोनों को ये नजर ही नहीं आती क्योंकि इनमें जरा सी भी मैजिकल एनर्जी नहीं है और अकल वो भी नहीं है। शियोन उस डायन पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और मरते वक्त वो इन दोनों को नजर आती है। शियोन इस बात की खबर ड्यूकवेल को देता है कि पूरे शहर में लाल रोशनी फैल रही है, उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ड्यूकवेल तुरंत ही सारे सैनिकों को लैंप के साथ तैयार रहने का ऑर्डर देते हैं। शियोन भी ड्यूकवेल के साथ जाने की मांग करता है और ड्यूकवेल उसे सैनिकों के पास भेज देते हैं। पर यहाँ तो कोई सीरियस ही नहीं है क्योंकि इन लोगों में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है। ये ना तो किसी रोशनी और भूत को देख सकते हैं और इन्हें सब कुछ झूठ लग रहा है। और इनका कमांडर वो तो एक नंबर का निठल्ला आदमी है। वो इन लोगों से कहता है तुम लोग अपने अपने घर जाओ, घर जाकर दाल रोटी खाकर सो जाना, यहाँ फालतू टाइम वेस्ट मत करो। तभी यहाँ रफीना आती है और कमांडर को समझाती है ये कोई आराम करने का वक्त नहीं है, और वो अपने साथ सैनिकों को लेकर मेन गेट की तरफ भागती है। इसके साथ शियोन भी होता है और वो अपने जादू का इस्तेमाल करके सीधा ही मेन गेट पर पहुंच जाता है और शहर की तरफ आ रही डायनों पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। शियोन पहले उन्हें आग से फ्राई करता है और बिजली से रोस्ट करता है और इतने में ही मेरी बहन और उसके साथी दम तोड़ देते हैं। RIP बहन। तभी यहाँ रफीना, जो छुटा देगी तुम्हारा पसीना, भी आ जाती है, पर फिलहाल इसके खुद के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बेचारी दौड़ते हुए आई है और इसके साथ इसकी पूरी टीम है। हाँ, इतनी ही है इसकी टीम, गिनती के 3 लोग। अब शियोन बाहर की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि ये डायने 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा हैं और सब के सब शहर की तरफ आ रहे हैं। शियोन को टेंशन होने लगती है, वो इन सबसे अकेले कैसे लड़ेगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो इनसे बचने के लिए अपनी मैजिकल एनर्जी से आग जलाता है ताकि बाकी लोग भी उन्हें देख पाएं। ये लोग तेजी से शहर की तरफ बढ़ते हैं और इधर शियोन भी इनकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। वो इन लोगों पर लगातार हमले करते जाता है, जिसके बाद द ग्रेट रफीना भी मैदान में उतरती है और ये दोनों मिलकर डायनों पर लगातार हमले करते हैं। हाँ, पर ये दोनों तुम्हारी और मेरी तरह नल्ले हैं जो कि खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। तभी एक डायन रफीना की मशाल को नीचे गिरा देती है और अब रफीना का खेल खत्म। पर इससे पहले ही उसका एक टीममेट उसकी तलवार में आग लगा कर दे देता है। ओह, मतलब निकम्मा नहीं है ये, सिर्फ मैं ही हूँ। अब इन लोगों के बीच काफी देर यूं ही घमासान युद्ध होता है और देखने से लगता है हमारा MC मतलब मेन कैरेक्टर, गाइस मेन कैरेक्टर, कुछ ही सेंटीमीटर्स के अंदर इन लोगों का काम तमाम कर देगा। पर तभी मेरी बुआ भी अपनी टीम लेकर आ जाती है। ओ माय गॉड, शियोन
शियोन इन सब से अकेले कैसे लड़ेगा। शियोन की डर से फटने ही वाली थी, तभी मिस्टर ग्रास अपनी टोली के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं मेरे डायन रिश्तेदारों से लड़ने के लिए। हालांकि इनके खुद के अंदर कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है, तो ये शियोन की मैजिकल फ्लेम यूज करते हैं। सभी लोग डायनों पर एरो शूट करते हैं, हमला करते हैं और उन्हें मारते जाते हैं और कुछ ही देर में इन सभी ने मिलकर सारी डायनों को खत्म कर दिया। ये लोग जीत की खुशी मना ही रहे थे, तभी यहाँ कमांडर टपक जाता है, जिसे ये भूत प्रेत डायन वाली बात सब झूठ लगता है, क्योंकि एक गवार आदमी इतनी देर से मजे मार रहा था। अगर थोड़ी देर पहले आया होता तो यकीन हो जाता। सभी लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ, इन लोगों ने कैसे शहर को बचाया, पर ये किसी की सुनना ही नहीं चाहता है भाई। तभी एक डीमन इसे हवा में उठा देता है। अच्छा क्या मुंडी तोड़ साली की। उप्स, इसने तो सच में तोड़ दिया। ये कोई नॉर्मल डायन नहीं है, ये उन सभी का बाप है। डैड वाला नहीं, डैडी वाला। इस डीमन का नाम वेल्फ है और ये यहाँ सभी इंसानों को मारने आया है, क्योंकि इसे इंसानों से नफरत है। पर ये इंसान भी इससे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। पर वेल्फ के एक ही हमले में ये लोग कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। सभी लोग ऐसे उड़ते हैं जैसे 500 के छुट्टे कराने के बाद मेरे पैसे उड़ जाते हैं, और बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। ये शैतान पूरे शहर को तबाह करने लगता है। तब तक ये दोनों शहर के लोगों को सेफ जगह पर ले जाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ग्रास और शियोन प्लानिंग करते हैं कि आखिर वो इसे कैसे हराएं। शियोन वेल्फ का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और शियोन के अंदर मैजिक एनर्जी देखकर वेल्फ थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लोग मैजिक यूज कर सकते थे वो लोग 1000 साल पहले मर चुके हैं। इतने में वेल्फ शियोन पर हमला कर देता है, पर शियोन उसे डॉज करके वेल्फ पर ही हमला कर देता है। वेल्फ को अटैक तो क्या, खरोच का के भी नहीं लगता और वो शियोन पर लगातार हमले करते जाता है। शियोन जख्मी हो जाता है और वेल्फ के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। तभी वेल्फ एक बहुत ही खतरनाक हमला तैयार करता है। नमक, मिर्ची और गरम मसाला डालकर शियोन को समझ आ जाता है इस हमले से उसकी मौत पक्की है, पर अगर वो मर गया तो उसकी दीदी का अकेलापन कौन दूर करेगा? समझ रहे हो? उससे शादी कौन करेगा? इसीलिए शियोन को जीना होगा। वेल्फ शियोन पर हमला कर देता है। तभी शियोन अर्थ मैजिक यूज करके बिना जेसीबी के पूरी जमीन खोद देता है और अटैक से बचने के लिए उसके अंदर छुप जाता है। शियोन को ज्यादा चोट तो नहीं आती, पर वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी वेल्फ शियोन के लिए एक और अटैक तैयार करता है, पर इससे पहले कि वो शियोन पर हमला कर पाता, ग्रास उस पर हमला कर देता है। पर ये हमला वेल्फ के सामने किसी काम का नहीं और उल्टा ग्रास को ही चोट लग जाती है। दूसरी तरफ से बाऊजी भी हमला करते हैं, पर उससे भी कुछ नहीं होता और उल्टा खुद ही पौवा ले लेते हैं। अब तो शियोन की चटनी बनेगी। वेल्फ को शियोन का स्टाइल बहुत पसंद आता है। मतलब भाई के सामने सीधे मौत खड़ी है, पर फिर भी बंदा लड़ने को तैयार है, ये जानते हुए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेल्फ तो शियोन को अपना चेला बनाने की भी सोच लेता है और शियोन को बड़े ही प्यार से अपने नाजुक हाथों में उठाकर किसी वैम्पायर की तरह उसकी गर्दन में अपने गंदे दांत घुसा देता है और शियोन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। चलो बाय, अब तो एनीमे खत्म। सॉरी, मजाक था। शियोन की जगह उल्टा वेल्फ को ही जहर चढ़ जाता है और वो पागलों की तरह परेशान होने लगता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शियोन को उस परी ने एक आशीर्वाद दिया था जिसने उसे गॉब्लिन के घर के अंदर से बचाया था, और अब वेल्फ का दम घुटने लगता है और वो खड़ा भी नहीं रह पाता। पर फिर भी वो शियोन पर एक आखिरी हमला करता है जिससे शियोन दूर जाकर गिरता है, पर मरता नहीं है और वेल्फ एक और हमला करने वाला था। तभी ग्रास और बाऊजी आ जाते हैं और अब ये लोग वेल्फ पर हमला कर पा रहे हैं क्योंकि अब वो कमजोर हो चुका है और उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड भी टूट चुकी है। मौके का फायदा उठाकर शियोन भी अपने मैजिक से अटैक करता है और ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये शियोन का अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है। इससे वेल्फ का पूरा शरीर जलने लगता है और हमारे रिश्तेदारों की तरह जल जल कर राख बन जाता है और शियोन ने ये लड़ाई जीत ली है। इस लड़ाई से शियोन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है कि सीधा 1 हफ्ते बाद उठता है। सभी लोग शियोन को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर शियोन को बस मारी भाई की चिंता होती है। वो उठने के बाद सूसू करने से भी पहले मारी भाई के पास जाता है। शियोन जाते ही मारी का ट्रीटमेंट चालू कर देता है और उसके शरीर में लगातार अपनी मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है और मारी को सच में होश आ जाता है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लाल रोशनी, लेथार्जिक सिकनेस, इन सब के पीछे जो डीमन था वो मर चुका है और मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने से मारी का शरीर पहले से हील हो गया और अब वो होश में आ चुकी है और अब ये एक्चुअल में इतने सालों बाद मारी भाई फाइनली ठीक हो गई।
यहाँ मौजूद सभी लोग खुशी के आंसू रोते हैं। धीरे धीरे शियोन ने शहर के सभी लोगों को ठीक कर दिया, जिसके बाद शियोन ड्यूकवेल के पास जाता है और उनसे वेल्फ की कही बातों के बारे में पूछता है कि शियोन असल में कौन है, उसके असली माता पिता कौन है और वो कहाँ है इस वक्त। तो असल में 1000 साल पहले लीग्रे और डीमंस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें लीग्रे ने डीमंस को हराकर उन्हें सील कर दिया था। पर जाते जाते डीमंस ने लीग्रे को एक श्राप दिया, जिससे उनका विनाश हो गया। पर 12 साल पहले एक अनजान औरत एक बच्चे को लेकर शाही दरबार में पहुंची। उसका कहना था कि ये बच्चा लीग्रे का वंशज है, जो कि आगे चलकर इंसानियत को बचाएगा। जिसके बाद क्वीन ने उस बच्चे को इन्हें सौंप दिया और ये बच्चा और कोई नहीं, शियोन ही है। अब शियोन को क्वीन की तरफ से एक इनविटेशन आता है और अब तो उसे जाना होगा। शियोन के जाने की बात से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सबसे ज्यादा मारी भाई। यार ये तो जीवन का नियम ही है ना, हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है, जैसे वो मुझे छोड़कर गया था। ओ सॉरी। शियोन को पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। जाते जाते मारी भाई शियोन को एक गिफ्ट देती है, जो कि शियोन को बहुत पसंद आता है। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत एनीमे देख लिया, अब जाकर पढ़ाई करो। अरे पर सब्सक्राइब तो किया ही नहीं अभी तक।